नमस्कार। आप सभी का शौर्य गाथा में बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक नए विषय पे बात करेंगे। जैसा कि हम सब बचपन से ही पढ़ते आए हैं, हमको इतिहास में पढ़ाया जाता है, यही बताया जाता है कि 800 साल तक हम लोग गुलाम रहे। पहले हम पे मुसलमानों ने शासन किया, उनमें मुगलों, तुर्कों आदि ने शासन किया, और उसके बाद अंग्रेजों ने हम पे शासन किया। तो पहली बात तो ये कि 800 साल तक हम गुलाम नहीं रहे, और जो मुस्लिम शासक है वो भी कभी भी पूरे देश पर नहीं रहा। मुगल काल को जरूर हम मान सकते हैं, जो एक पूरे देश पे शासन हुआ, और उससे पहले के मुस्लिमों का अलग अलग पार्ट्स पे शासन रहा, पर पूरे देश में नहीं रहा। और मुगलों में भी अकबर से लेकर के औरंगजेब तक का ही शासन है जो कि पूरे देश पे रहा। उसमें जो अकबर का है, उसमें उसको काफी लंबा समय तो पूरा स्थापित करने में लगा, और इस तरह से ही औरंगजेब जो कि धर्मांध था, अत्याचारी था, उसको बचा करके रखने में ही लगा रहा उसका मैक्सिमम टाइम। उसका पूरा समय संघर्ष और आक्रमण प्रति आक्रमण में ही चला गया। वो 50 साल तक बस संघर्ष ही करता रहा। तो और उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, क्योंकि वो इतना बड़ा साम्राज्य हो चुका था कि वो पतन होने के बाद भी काफी लंबे समय तक टिका रहा, वो अलग बात है। लेकिन मुश्किल से 20 वर्ष बाद ही उनका वर्चस्व खत्म हो चुका था। तो 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु होती है, और 1757 का एक टाइम है जो प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जीते हैं। लेकिन वो सिर्फ प्लासी जीते हैं, पूरे भारत पे कब्जा करते करते उनको भी उसके बाद लगभग 70-80 साल लगे हैं। तो ये लगभग एक 100-125 साल का समय है, लगभग 100 साल का समय है, जिस पर ना मुगल थे ना अंग्रेज थे। तो कौन था उस समय भारत पर जो वर्चस्व था, भारत पर जो आधिपत्य था, वो सही मायनों में मराठों का था। मराठे एक राष्ट्रीय शक्ति बन चुके थे। मराठे इतने ताकतवर हो चुके थे कि वो दक्षिण के निजाम से चौथ लेते थे, बंगाल में मुर्शिदाबाद और ढाका के नवाबों से भी खिजर लेते थे, और अवध के नवाब से भी चौथ लेते थे। इसके अलावा वो मुगलों से भी टैक्स लेते थे, कर लेते थे। मतलब सभी जगह से वो टैक्स और कर वसूल कर रहे थे पूरे देश में। पंजाब में उन्होंने अपना सूबेदार नियुक्त कर दिया था। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कहीं भी ऐसा नहीं था जहां मराठों का वर्चस्व और प्रभाव नहीं था। टेक्निकली जो दिल्ली का शासन था वो मुगल बादशाहों के पास था, और दिल्ली ही उस समय केंद्रीय सत्ता बन चुकी थी, केंद्रीय शक्ति का प्रतीक बन चुकी थी। जैसे एक समय मगध था, 1000 साल रहा, और जो भी मगध का शासक होता था वही भारत का सम्राट कहलाता था। इसी प्रकार बाद में कन्नौज हो गया, जो कन्नौज का शासक बनता था वही भारत का सम्राट कहलाता था। और इसीलिए 100 साल का एक कन्नौज संघर्ष का काल है, जिसमें सिर्फ 100 साल इसी बात पर ही संघर्ष और युद्ध होते रहे कि कौन कन्नौज की गद्दी पे बैठेगा, क्योंकि जो भी कन्नौज की गद्दी पे बैठता था वही भारत का सम्राट कहलाता था। और इसके लिए प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट लगातार आपस में लड़ते रहे। ये 100 साल तक चला। तो इसी तरीके से उस समय दिल्ली शक्ति और सत्ता का केंद्र बन चुकी थी। जो भी दिल्ली की गद्दी पे बैठता था उसे ही बादशाह, सम्राट, शहंशाह एम्परर माना जाता था। तो इस हिसाब से उस समय मुगल बादशाह ही दिल्ली की गद्दी पे थे, इसलिए मुगल बादशाहों को ही माना जाता है। लेकिन प्रैक्टिकल रूप में मराठे जो हैं वो पूरे भारत पे छा चुके थे। उनका पूरे भारत में वर्चस्व था, और हर जगह उनका ही शासन चल रहा था। मुगल जो बादशाह थे वो भी उनकी दया पे ही टिके हुए थे। 1739 में जब आतिश शाह ने बहुत बुरी तरह से मुगल बादशाह को हराया था, जो मोहम्मद शाह रंगीला उस समय शासन में था, और उसने बहुत लूटपाट की थी दिल्ली में। 1707 में जब औरंगजेब मरा, और 1739 में जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ, ये 32 साल बचे खुची शक्ति जो थी मुगलों की पूरी तरह समाप्त हो गई थी, और नादिर शाह के बाद पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। और इसके बाद मराठों का वर्चस्व और तेजी से बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। और इसीलिए जब 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था, तो वो पानीपत की लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होती है, मुगलों के बीच नहीं होती है, जबकि वो दिल्ली के शासक मुगल थे, और पानीपत दिल्ली से मात्र 70-80-100 किलोमीटर दूर है। तो मुगल अहमद शाह अब्दाली का सामना करने नहीं गए थे, बल्कि महाराष्ट्र से मराठे आ रहे थे। तो मराठे महाराष्ट्र से तो आ रहे थे, लेकिन वो थे उस समय पूरे देश में, और वही भारतीय शक्ति थे, वही राष्ट्रीय शक्ति थे। इसलिए पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से मराठे ही लड़े। इस युद्ध में मराठों की हार हो गई थी, उनको एक झटका जरूर लगा था, लेकिन उनके वर्चस्व में कोई कमी नहीं आई थी। इसके बाद भी वही ही शासक थे, परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से,
वही भारत के शासक थे। इसीलिए अंग्रेजों को भी मराठों से 3 युद्ध लड़ने पड़े। 3 मराठा आंग्ल युद्ध या मराठा एंग्लो वॉर जो हुई है वो 3 हुई हैं। और इन तीनों वॉरों को जीतने के बाद, इन 3 वॉरों के बाद ही अंग्रेज भारत के शासक सही मायने में बन सके। क्योंकि तीसरे युद्ध के बाद जो आंग्ल मराठा युद्ध था उसमें हारने के बाद मराठाओं की शक्ति क्षीण पड़ गई, पेशवाओं का आधिपत्य लगभग समाप्त हो गया और पेशवाओं को पेंशन पे बिठूर भेज दिया अंग्रेजों ने। और उसके बाद ही सही मायने में अंग्रेज भारत पर अपना शासन स्थापित कर सके। उससे पहले तक उनका शासन पूरे भारत में नहीं था। मराठों को हराने के बाद उनका शासन भारत पे हो सका। सर विलियम हंटर ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि अंग्रेजों ने सत्ता जो थी वो मराठों से ली थी, मुगलों से नहीं ली थी। तो ये एक बिल्कुल ही गलत तथ्य है। जो लोगों को लगता है कि पहले मुसलमान थे, मुसलमानों के बाद अंग्रेज आए, मुगल थे, मुगलों से अंग्रेजों के पास सत्ता चली गई, ऐसा नहीं है। लगभग 70, 80, 100 साल तक भारत की सत्ता, भारत की पे वर्चस्व जो था भारत पे वो मराठों का था, हिंदुओं का था। और अंग्रेजों ने हिंदुओं से ही सत्ता प्राप्त की थी उन्हें हरा करके। तो ये एक ऐसा तथ्य है जो हम सबको जानना चाहिए, क्योंकि जो हमको नहीं पढ़ाया गया है। क्योंकि कुछ इतिहास मुसलमानों ने लिखा, कुछ अंग्रेजों ने लिखा, कुछ वामपंथियों ने लिखा, और उन सब का उद्देश्य यही था कि हम में हीन भावना भरे। तो ये एक तथ्य जानने से क्या होता है कि हमको ये हमको दिमाग से निकाल देना चाहिए कि भारत में भारतीय जो है या मुख्य रूप से हिंदू जो है वो 800 साल तक गुलाम रहे। कोई 800 साल तक गुलाम नहीं रहे, क्योंकि 1526 में जब बाबर जीता और 1192 में जब मोहम्मद गौरी जीता, इसमें जो 400-500 साल का समय है, इसमें मुस्लिम शासन धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा रहा था, लेकिन वो पूरे भारत में नहीं था। शेरशाह सूरी वगैरह जो आए वो दिल्ली तक ही थे, उसके आसपास ही थे, पूरे भारत पे नहीं थे। बीच में राणा कुंभा बहुत शक्तिशाली शासक थे भारत के, राणा सांगा बहुत शक्तिशाली शासक हुए भारत के। और इस तरह से दक्षिण तो पूरी तरह से ही हमेशा से ही स्वतंत्र रहा, और बाकी क्षेत्रों में भी अलग अलग राजाओं की स्थिति अच्छी रही। तो अकबर के बाद से लेकर औरंगजेब का एक काल है 100-150 साल का, जिसमें मुगल या मुस्लिम जो है पूरी तरह से भारत पे जिनका वर्चस्व था और जिनका आधिपत्य था। और उसके बाद मुसलमान, उनके बाद जो अंग्रेज आए हैं, तो अंग्रेजों का काल जो हम मानते हैं 1757 से 1947, 190 साल का समय। लेकिन पूरे भारत पर उनका शासन 1857 से कुछ पहले से ही है, बल्कि 1857 के बाद ही मान सकते हैं। तो 100 साल का उनका भी शासन है। तो जो भारत पर जो एक परतंत्रता जिसको कह सकते हैं वो मुश्किल से 200 साल की रही है। इसके अलावा पूरी तरीके से भारतीय हमेशा स्वतंत्र रहे हैं। तो हमें इस मिथ को तोड़ना चाहिए, और क्योंकि इस एक मिथ ने और इस एक बात ने, जो 800 साल की गुलामी ने इतनी हीन भावना भर दी है, इतना आत्मविश्वास को छीन कर दिया है भारतीयों को। और जो नई युवा पीढ़ी आती है उसके मन में जो जिस तरह का एक बोध कराया जाता है कि भारतीय हमेशा ही हारते रहे, विदेशी आकर के जीतते रहे, ये बिल्कुल गलत बात है। तो अंग्रेजों को जो सत्ता प्राप्त हुई थी वो हिंदू मराठाओं से जीत करके प्राप्त हुई थी, मुगलों से नहीं हुई थी। और ये वीडियो, ये तथ्य आपको अच्छे लगे तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी राय बताइए कि इस बारे में आपका क्या विचार है, और इसको शेयर कीजिए। ये 800 साल की गुलामी के ऊपर मैं और बहुत सारे वीडियो बनाने वाला हूं, जिससे ये सिद्ध होगा कि ऐसा नहीं था कि मुसलमान पूरे भारतवर्ष पे राज कर रहे थे। धन्यवाद।